नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं क्या कोरोना से बचाएगी नई नेजल वैक्सीन। जी हां, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को अप्रूवल्स मिल गए हैं, वो जल्द ही हमारे बीच होगी। कहा जा रहा है कि जनवरी के अंत तक ये कोविन पोर्टल पर आ जाएगी। आप अभी से उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत सारे सवाल जवाब जुड़े हैं। और अगर मैं कहूं कि नेजल वैक्सीन तो एक वो चीज है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब जबकि कोरोना रिटर्न्स हैं, उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल लोगों के मन में, और खास तौर पर वैक्सीन को लेकर। मान लीजिए कि आपके 2 वैक्सीनेशन हो चुके हैं, तो चलिए ठीक है, आपको बूस्टर लेना है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिन्हें बूस्टर भी लग चुका है 3-4 महीने पहले या 5 महीने पहले, क्या उन्हें आगे किसी और बूस्टर की जरूरत है, किसी और वैक्सीन की जरूरत है? वो एंटीबॉडीज उनके शरीर में क्या अब तक होंगी? क्या कोरोना के किसी नए वेरिएंट के लिए कारगर होंगी? क्या अगर उन्हें बूस्टर लगाए तो भी वो नेजल वैक्सीन ले सकते हैं? या नेजल वैक्सीन लेने वाले कौन लोग होंगे? क्या ये अपने आप में एक बूस्टर है? तो काफी सारे वो सवाल हैं जो वैक्सीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे पास कोरोना से बचने का एकमात्र असरकायक और सिद्ध इलाज है, वो है वैक्सीन। इसीलिए आज वैक्सीन से जुड़े हर सवाल का जवाब हम इस शो में देने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के क्रिटिकल केयर के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल पंडित, रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट समीर भाटिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर पंडित, आपसे शुरुआत करते हैं। नेजल वैक्सीन अनाउंस हो चुकी है, कोविन पोर्टल रजिस्ट्रेशंस भी हैं और जनवरी के अंत तक मिलना शुरू हो जाएगी। क्या ये वैक्सीन एक प्राइमरी वैक्सीन है? क्या ये वैक्सीन एक बूस्टर डोज है? किन्हें ये लेना होगा? क्या मैंने बूस्टर डोज ले चुका है तो क्या मैं भी जाके ये वाला नेजल वैक्सीन ले सकता हूं? नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। तो ये जो नेजल वैक्सीन है, ये एक हेट्रोलोगस वेक्टर बेस्ड एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन है, जो कि लोकल म्यूकोजल इम्यूनिटी हमको जो है वो दे रही है। इसलिए वो नेजली दी जा रही है क्योंकि हम म्यूकोजा के कांटेक्ट में आते हैं, और इससे जो है लोकल एक आईजीजी, आईजीए और कुछ टी सेल रिस्पॉन्स भी उसमें दिख रहा है। ऐसा उसका जो भारत बायोटेक जो है वो इसके बारे में जो है बता रहे हैं इस वक्त। और अगर ऐसा है तो इसको एज अ एडिशनल डोज जो हम लोग बोल रहे थे वो जरूर ले सकते हैं। और उसका कोविन पोर्टल पे जो है वैक्सीनेशन की शेड्यूल भी आने वाली है, जो अभी उसका शुरुआत हो गया है पूरा उसको वैक्सीनेशन शेड्यूल में डालने के लिए। तो एज अ एडिशनल डोज जो हम लोग बोल रहे हैं वो डेफिनेटली लिया जा सकता है ये। और इसका जो जैसे जैसे हमारे पास रियल लाइफ डेटा आएगा, जैसे कि हर वैक्सीन के पहले के हमारे कोविशील्ड कोवैक्सीन का जो डेटा आते गया, हम उसके बारे में ज्यादा जानकारी समझते गए। तो जैसे नेजल वैक्सीन के बारे में भी हमें जो है आगे जाके ज्यादा जानकारी मिलेगी। और डेफिनेटली ये एक ऐसा रूट है जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश रूट है इंट्रानेजल, जहाँ पे कि वैक्सीनेशन दिया जाता है, दवाई दी जा चुकी है। लोकली इसका जो है असर फिजियोलॉजिकली और मेडिकली जो है वो समझ में आता है, क्योंकि अगर लोकल इम्यूनिटी आप देंगे तो इन्फेक्शन जो है वो शायद पेशेंट को कम होगा और उसके साथ साथ जो है उसका फैलाव भी कम होगा। ये उसके पीछे का जो है फिजियोलॉजिकल बेसिस है। पर इसके बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमको थोड़ा बहुत रियल लाइफ डाटा भी जो है समझना पड़ेगा। इसके जो ऐसे जैसे पेपर्स बाहर आएंगे साइंटिफिक जर्नल्स में, तो हम इसके बारे में बता पाएंगे कि इसके बारे में और हम क्या जानना चाहते हैं करके। तो डॉक्टर साहब, एक बार मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा कि क्या आप जो कह रहे हैं, मतलब अगर मुझे बूस्टर, मैंने 3 टीके लगवा रखे हैं, तो भी चौथे टीके के तौर पर मैं ले सकता हूं, या फिर मुझे 2 टीके लगे और मेरा बूस्टर ड्यू है तो ये मुझे मिलेगी? क्योंकि मिलेगी तो ये मुझे कोविन के थ्रू ही। अभी जो है कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन या किसी भी आईसीएमआर की गाइडलाइन में चौथे डोज के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है, उसका कोई भी डाटा नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जो है वो एडिशनल डोज जो हम लोग जिन्होंने की अभी तक ली नहीं होगी उनके लिए ओके। हाँ, ये क्लियरिटी मुझे आपसे चाहिए थी कि ये मिलेगी किसे। ठीक है डॉक्टर मलिक, इस वैक्सीन के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इससे दवे ये आपको दी जाएगी, नेजल ड्रॉप होंगे, 2-2 ड्रॉप दोनों नाक में जाएंगे, और जैसा डॉक्टर साहब भी अभी कह रहे थे। लेकिन एक चीज जो मैं पढ़ रहा था वो है कि ये कुछ इस तरीके से काम करेगी कि आपके दूसरे अंगों को भी कोरोना वायरस से बचाएगी। जो हमने अभी रिसेंटली देखा कि जिन्हें लॉन्ग कोविड हुए, कहीं उनका दिल, गुर्दा, बहुत सारी चीजों पे इंपैक्ट आया, कई केसेस सुनने में आए। तो क्या ये वैक्सीन इस तरह से काम करने वाली है? देखिए, कोविड वायरस जो है, कोरोना वायरस जो है, वो हमारे नाक से अंदर जाता है, लंग्स में जाता है और सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। अगर हम नेजल इम्यूनिटी बढ़ा देंगे तो इसका लंग्स तक पहुंचना जो है
वो कारगर नहीं रहेगा। तो बेसिक इसके अंदर यही है कि नेजल इम्यूनिटी जब बढ़ जाएगी तो ये वायरस जो है अंदर इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि गेटवे जो है वायरस के एंटर करने का वो नेजल म्यूकोजा ही है। तो नेजल म्यूकोजा के ऊपर अगर हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो ये आगे जो है बाकी अंगों को खराब नहीं कर पाएगा। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। और ये पहली बार नहीं है कि इंजेक्शन के अलावा कोई वैक्सीन का डिफरेंट रूट निकला है। जैसे बहुत सारी वैक्सीन हैं, जैसे रोटा वायरस वैक्सीन है, वो ओरली हम देते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये नाक से वैक्सीन कैसे जाएगी। तो इट विल बी समथिंग लाइक अ नेजल स्प्रे, जिसमें कि हम नाक में नॉस्ट्रिल्स में डालेंगे और उससे वो ना केवल लोकल इम्यूनिटी करेगा बट ये जनरल इम्यूनिटी भी करेगा। तो ये नेजल वैक्सीन पहले भी आई हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा की भी पहले नेजल वैक्सीन आई है। तो इस तरह की जो वैक्सीन है वो पहले भी आती रही हैं और मैं समझता हूं एज एन एडिशनल डोज ये काफ़ी कारगर रहेगी। लोगों के माइंड में तरह तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि खासकर जिन्होंने बूस्टर ले लिया वो अब क्या करें, इस तरह के सवाल भी बहुत आ रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसे एग्जैक्ट दिशा निर्देश नहीं आए हैं कि जिन्होंने बूस्टर लगवा रखा है उन्हें नेक्स्ट बूस्टर अभी कब लगना है। तो मुझे लगता है संभवतः आने वाले एक हफ्ते में और एडवाइजरीज जो हैं, जो दिशा निर्देश हैं, वो और क्लियर होंगे सरकार की तरफ से कि जो नेक्स्ट बूस्टर है वो कब दे सकते हैं, कितनी देर के बाद दे सकते हैं। लेकिन हाँ, मौजूदा स्थिति यह है कि 50% पब्लिक ने हमारे इधर जो 220 करोड़ वैक्सीन लग गई हैं, 50% लोगों ने जो बूस्टर की वैक्सीन भी ले रखी है। तो इम्यूनिटी लेवल बनी हुई है। और अगर एडिशनल डोज में ये नेजल वैक्सीन आती है तो बड़ा कंफर्टेबल है, देने के लिए भी बड़ी कंफर्टेबल है और इसके अंदर किसी किस्म की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर मलिक, जो आपने सवाल भी कर दिया, कई लोग हमसे भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमने बूस्टर लिया था लेकिन उसको तो बहुत वक्त हो गया, क्या अभी भी हमारे अंदर एंटीबॉडीज एग्जिस्ट कर रही होंगी, कैसे पता लगा सकते हैं, क्या करें? देखिए, ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंटीबॉडीज जो हैं वो धीरे धीरे करके वेन ऑफ करती जाती हैं। अब बूस्टर की एंटीबॉडीज कब तक विन ऑफ करती हैं, इनकी कोई बहुत तभी अभी तक दिशा निर्देश भी ऐसे नहीं आए हैं कि बूस्टर के बाद जो नेक्स्ट बूस्टर है वो कब लगना है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर सरकार का निर्देश आ जाएगा कि बूस्टर जिनको लग गए हैं वो आगे कब लगाएंगे। तो बूस्टर से जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है, बूस्टर का मतलब क्या है, वो यही मतलब है कि जो प्राइमरी कोर्स आपने वैक्सीनेशन का दिया है उसका हम बूस्टर देते हैं ताकि एंटीबॉडीज नीचे नहीं गिरे, वो कॉन्स्टेंटली चलती रहें। तो बूस्टर केवल हमने इसके लिए नहीं दे रहे हैं, बूस्टर तमाम तरह की वैक्सीन में दिए जाते हैं। जैसे डीपीटी की वैक्सीन देती हैं उसका बूस्टर होता है, टाइफाइड देते हैं उसका बूस्टर है, हेपेटाइटिस ए देते हैं उसका बूस्टर है। तो बूस्टर इसीलिए दिए जाते हैं ताकि जो एंटीबॉडीज जो नीचे गिर रही हैं वो अपनी लेवल उनकी रहे और पर्सन जो है प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन हाँ, अब बूस्टर के बाद कब बूस्टर लगेगा वो एडवाइजरी अभी आनी शेष है, वो आएगी तो उसके हिसाब से जिस भी तरह का दिशा निर्देश होगा उसी तरह से हम लोग जो है उस वैक्सीन को लगाएंगे। और सवाल होंगे, मैं क्लियरिटी लेता हूं। आज का तो एफएक्यू सेशन ही हो रहेगा ताकि हमारे दर्शक ज्यादा से ज्यादा समझ पाए चीजों को क्लियरली। समीर भाटी साहब, अब जहां तक नेजल वैक्सीन की बात है, इसका क्या प्रोसेस है? वैसे तो बोल रहे कोविन पर, लेकिन फिर भी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर मुझे लेना है नेजल वैक्सीन तो मैं अभी से कैसे इनिशिएट करूं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से हम नेजल को एक और एज अ बूस्टर शॉट की बात कर रहे हैं प्रिकॉशन डोज की, तो ये दोनों तरह से ही दी जाएगी, एज अ प्रिकॉशन डोज या आपकी प्राइमरी डोज भी। जैसे लगभग 9% लोग हैं जिन्होंने तो वैक्सीन ही नहीं दिया, अपनी प्राइमरी वैक्सीनेशन का कोर्स ही नहीं किया, तो वो अपनी दोनों डोज के लिए जिस तरह से हम नॉर्मल कोर्स में करते हैं उसी तरह से दोनों डोज होगी और इसका एक स्पेसिफिक इंटरवल होगा, वही 28 डेज का। तो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज। तो एक तो वो वाला ग्रुप हो गया आपका जो जिनको वैक्सीन सिरिंज वाला नीडल वाला फोबिया है उन लोगों का। और दूसरा जिस तरह से अभी हमारे पास भी काफी सारी इसी के लिए इंक्वायरीज आ रही है एज अ बूस्टर के लिए, तो कोवैक्सीन के हमारे लगभग 10% के करीब लोग जिन्होंने कोवैक्सीन ली थी और 90% लोगों ने कोविशील्ड ली थी, तो उनके लिए भी एज अ बूस्टर ये इस्तेमाल की जाएगी। प्लस में एक बूस्टर और भी, जैसे हमने कॉर्बावैक्स को भी एज अ बूस्टर दिया जा रहा है, पर फिलहाल अभी लोग प्रेफर कर रहे हैं कि जिन्होंने कोवैक्सीन लिए वो कोवैक्सीन का ही बूस्टर ले रहे हैं या फिर वो नेजल वैक्सीन के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। पर इसका भी उसी तरह से प्रोसेस सारा वही सेम रहेगा हमारा। कोविन के ऊपर जिस तरह से हम रजिस्टर्ड करते हैं या वॉक इन जैसे पेशेंट आता है उस तरह से वॉक इन आके उनका बूस्टर डोज जैसे ड्यू है कि आपका जो सेकेंड डोज लगी थी उसके 6 मंथ के बाद आप बूस्टर के लिए एलिजिबल हैं, तो आप वॉक इन आ सकते हैं किसी भी सेंटर में
और जैसे अभी हमें ऑर्डर इसका आई थिंक जनवरी के सेकेंड वीक के अंदर हम इसका ऑर्डर प्लेस करेंगे और जनवरी के एंड तक ये फाइनली हम लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। तो उसके बाद फिर प्रोसेस बूस्टर के लिए इसका सेम ही रहेगा। ठीक है, दर्शकों को बता दूं कि 325 रुपए आपको सरकारी संस्थानों में इसकी कीमत चुकानी होगी और करीब 800 रुपए प्राइवेट सेंटर्स पे ही आपको मिलेगी। और आप अभी से कोविन पर इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। डॉक्टर पंडित, तो ये जो पूरा वैक्सीनेशन का ड्राइव है, क्या अगर हम मतलब अलग अलग थ्योरी से देखिए, अब फिर से कोरोना ने स्ट्राइक कर दिया है, आप माना ये जा रहा है कि चाइना में जो है वो सिर्फ इसलिए इतना फैल रहा है कि उन्होंने आइसोलेशन की पॉलिसी को एक समय में बहुत बढ़ावा दिया। वैक्सीनेशन की खबरें वहां से जरूर आती थी, लेकिन बहुत सारी पब्लिक अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं है और यही रीजन है कि वो नए लोग पकड़ में आ रहे हैं। क्या इंडिया की स्थिति, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को एक डोज तो लगा ही है, बहुतों को 2 है, चलिए बूस्टर अभी भी उतने लोगों ने नहीं लिया, लेकिन वो 2 डोज लग के भी पॉपुलेशन में जिसे कहें कम्युनिटी इम्यूनिटी आ गई है। क्या यही चीज है जिसने हमें बचाया है? क्या थ्योरीज है? डेफिनेटली आप जैसा कह रहे हैं कि हमारे देश की जो स्थिति है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट है। तो इसके कारण 2-3 कारण है। सबसे पहला तो कारण आपने जैसे बताया कि हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज का बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। बूस्टर या एडिशनल डोज जो था वो हमने प्रिकॉशनरी डोज इतना ज्यादा नहीं लिया है पॉपुलेशन ने। सेकेंडली हमारे पास एक नेचुरल इम्यूनिटी, बिकॉज बहुत सारे लोगों को जो है कोविड होके गया, तो एक नेचुरल इम्यूनिटी भी आई है और उसकी वजह से हाइब्रिड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफी तरह से पकड़ा हुआ है कि शायद हमारे पास हाइब्रिड इम्यूनिटी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है। हमको इसके बारे में पूरी तरह से खबर नहीं, क्योंकि हमने जो है मेरे ख्याल से इसका हमें जो है एक सर्वे करना चाहिए कि कितनी इम्यूनिटी हमारे पॉपुलेशन में एक्चुअली है इस वक्त। उससे हमको थोड़ा बहुत जो है संदेशा मिल जाएगा कि नहीं, हमारे पास अच्छी इम्यूनिटी है इस वक्त, हम लोग ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर यही जो ओमाइक्रॉन का जो वेरिएंट अभी चाइना में जो दिख रहा है, अगर वही वेरिएंट आता है तो शायद हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास थोड़ी बहुत इसकी इम्यूनिटी है। पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ऊपर ढील नहीं देनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर पूरी तरह से एक नया ये आता है, वेरिएंट आता है, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके क्या वो कैसे डिटेक्ट होगा, उसका क्या सिम्टम्स होंगे, ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वायरस तो रोज म्यूटेट कर रहा है। और हम ये सिर्फ प्रे कर रहे हैं कि वायरस जो है म्यूटेट करे, पर माइल्डर फॉर्म में म्यूटेट करे, लेस विरुलेंट हो। पर इसके बारे में जो है कोई ऐसी 100% कोई चीज कोई नहीं कह सकता, कोई इंसान नहीं कह सकता। तो हमें जो है नॉर्मल प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। मैं खुद की बात करता हूँ, मैं खुद के प्रिकॉशंस की बात करता हूँ, तो मैंने अपनी अभी जो 2 साल से कोविड है या नहीं है, मास्क को मैंने अपनी हेल्थ हैबिट बना ली है। जब भी मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, मैं भीड़ के जगहों में जाता हूँ, मैं अपना मास्क पहन लेता हूँ, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक हर इंसान ने अगर अपने ऊपर ये थोड़ी सी जिम्मेदारी ले ली कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करूंगा, और प्रोटेक्ट ऐसा है कि नॉर्मल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 24 घंटा मास्क पहन के घूमो। आप ऐसी जगह पे अगर जा रहे हो जहां आपको थोड़ा डर लग रहा है कि संक्रमण हो सकता है, तो आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। मास्क और वैक्सीन, ये 2 जो चीजें हैं वो हमको जो है इन्फेक्शन से बचाएगी। जी, ठीक है। डॉक्टर मलिक, अब नए वेरिएंट के कुछ केसेस तो हिंदुस्तान में मिल गए जो रिपोर्ट हो रहे हैं। न्यू ईयर भी है, क्रिसमस अभी गया, क्या ये खतरा हमारे देश में भी रहेगा? हमने पहले भी देखा है कि शुरुआत बहुत छोटे से हुई, लेकिन फिर वो एक बड़ा विस्फोट जैसा होता है और फिर स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल के बाहर जाती। क्या इस बार भी ऐसा होने के चांसेस हैं, या फिर चूंकि हम वैक्सीनेटेड हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को कोरोना हो और वो सर्दी खांसी के तौर पे होके निकल जाए? देखिए, ऐसा है, अगर हम कोविड की हिस्ट्री में जाते हैं, क्योंकि पेंडेमिक्स अपनी हिस्ट्री के हिसाब से चलते हैं, अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो होता यह है कि पहले ये विदेशों में आता है और धीरे धीरे करके हमारे देश में आता है और उसके बाद में फैलता है। अगर हम विदेशों की बात करें, यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, तो अभी भी वहां पर बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। उनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है, लेकिन उसके अनुपात में केसेस अभी भी यूएस में, यूके में, फ्रांस में अभी भी केसेस वहां पर काफ़ी हो रहे हैं। तो संभवतः हो सकता है कि कोविड हमारे देश में भी आए, क्योंकि ये किसी भी किस्म के इंटरनेशनल बॉर्डर को रिस्पेक्ट नहीं देता, तो हमारे देश में भी आने की पूरी संभावना है। फर्क केवल 2 चीज़ों में रहेगा। एक तो यह है कि अभी हमारे यहाँ पे जो इम्यूनिटी है, हर्ड इम्यूनिटी है, वो थोड़ी बढ़ी हुई है, नंबर 1, जो कि सेकेंड वेव में उतनी नहीं थी। तो एक तो हर्ड इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ी हुई है, और दूसरी चीज़ शायद पब्लिक भी काफ़ी जागरूक है और सरकारी एजेंसीज और हॉस्पिटल्स भी जागरूक हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो शायद उसे हम कंट्रोल कर पाएंगे।
लेकिन हाँ, अगर हम ये कहें कि हम बिल्कुल इम्यून हैं, ये बीमारी हमारे देश में नहीं आ सकती है या ये हमारे यहाँ पर नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। पैंडेमिक जाएगा तो पूरे विश्व से जाएगा। जब तक ये किसी भी देश में चल रहा है, खतरा बना रहेगा दूसरे देशों में फैलने का, क्योंकि हम सब एक ह्यूमन चेन के साथ में बंधे हुए हैं और उस चेन के अंदर जरा सा भी कहीं पे वो होगा तो ये बढ़ जाएगी। ये पहली चीज हुई। दूसरा, जहां तक इम्यूनिटी का तल्लक है, डेफिनेटली हमारे देश ने 220 करोड़ वैक्सीन दी हैं, इम्यूनिटी वैक्सीन की हैं, लेकिन हमें सिर्फ इसके कॉन्फिडेंस में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार वायरस अपना रूप प्रतिरूप भी बदल सकता है और उसको बदलने के साथ में हो सकता है कि वैक्सीन उतनी ज्यादा इफेक्टिव ना रहे एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए। तो हमें ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करना चाहिए मास्क के ऊपर, अपनी हैंड हाइजीन के ऊपर, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं कि इन्होंने मास्क जो है वो 2 साल से छोड़ा नहीं है, पहना एज ए हेल्थ हैबिट है। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि जहां पर तक हो सके मास्क को एक हेल्थ हैबिट बना के ही आप चलिए, क्योंकि ना केवल ये कोविड से हमारे को प्रिवेंशन देता है, अगर आप देखिए ट्यूबरकुलोसिस, जितनी भी रेस्पिरेटरी बीमारियां, उनसे भी हमें प्रोटेक्शन देता है और कुछ ना कुछ पॉल्यूशन से भी प्रोटेक्शन देता है। तो मास्क को एक हमें जीवन शैली बना लेना चाहिए। केवल और केवल इस चीज पे हम डिपेंड करें कि हाँ हम वैक्सीनेटेड हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता या हमारे देश में नहीं आ सकता, वो मुझे लगता है कि ये थोड़ा भ्रमित रहना होगा। अपने पूरी शक्ति और समर्थ के साथ में हमारे को इस बीमारी से बचाव के सारे तरीके ढूंढ लेने चाहिए और तभी हम लोग जो हैं सेफ रह पाएंगे। चलिए, तो हम ऐसे मुगालते में नहीं रह सकते कि हमारे देश में वैक्सीनेशन हुआ, अच्छी बात है, उससे हमें प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं, ये गलतफहमी नहीं पाली जा सकती। और जैसा हमारे दोनों पैनलिस्ट या तीनों ही पैनलिस्ट कह रहे हैं कि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, मास्क, हैंड हाइजीन, इन सब का तो पालन अगर आप करते रहें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवाल रहेंगे, मसलन कि क्या अब जब ये वायरस मौजूद ही है और कहा जा रहा है कि ये तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ माइल्ड हो जाएगा, तो क्या इसके वैक्सीनेशन को परमानेंट कर देना चाहिए, जैसे बाकी चीजों के वैक्सीनेशन हमें थ्रू आउट लगते रहते हैं, लाइफ टाइम या बचपन से लगते हैं, उस तरह की चीजें ये हो जाएंगी? कैसे निपटेंगे हम इससे? और हाल फिलहाल के लिए क्या और कुछ चीजें हम कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए, जैसे पहले भी हमने किया है? क्या वो भी वक्त आ चुका है? छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आज बात हो रही है थोड़ी वैक्सीनेशन के ऊपर, खासतौर पर नेजल वैक्सीन की हम बात कर रहे थे कि वो कोरोना से बचाने के लिए एक नई वैक्सीन आ रही है, लेकिन ओवरऑल वैक्सीनेशन पर आपके मन में जो भी सवाल है बूस्टर डोज को लेकर, अगर आपने बूस्टर नहीं लिया है तो, या बूस्टर ले लिया है तो, और चूंकि अब कोरोना रिटर्न्स है, रोज हम केसेस सुन रहे हैं और विदेशों में तो काफी हालत खराब है, तो क्या हमारे यहाँ भी आया तो हम उसके लिए तैयार हैं? खासतौर पे क्या आप तैयार हैं? चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। समीर भाटी साहब, जहां तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, कुछ खबरें हमने पढ़ी थी कि एकदम से पिछले 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर इसमें तेजी आई है, लेकिन वो नंबर कितना है और कितनी और तेजी की आपको जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा खासतौर पे बूस्टर डोज से भी इक्विप्ड हो जाए? बिल्कुल, देखिए इसमें जैसा हम बात कर रहे थे, हमारे 28 से 30% लोग जो लगा चुके हैं, उनमें तो कई ये इंक्वायरी है कि एक उनको और सेकेंड बूस्टर मतलब 4th डोज, दूसरा एक है लोग जो अभी मतलब लगवाने आने वाले हैं, और अभी पिछले 4-5 दिनों में तो खैर वो काफी ज्यादा बड़ी है वैक्सीनेशन, अभी तो खैर लगवा रहे हैं लोग, बट एक सर्टेन अभी भी कैटेगरी है जो काफी ज्यादा हेजिटेंट है, जैसे शुरुआती दिनों में कुछ अफवाहों को लेके अभी काफी एक ऐसी कैटेगरी है जो बिल्कुल लगवाने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो इसमें एक चीज और भी मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जैसे बाहर की हमारे पास जो रिसर्च आई है, mRNA वैक्सीन है, जिनका 6 मंथ इंटरवल के बाद और दोबारा 3 मंथ के बाद फिर से उनको 4th डोज दी गई थी, तो उनमें स्पेसिफिकली कोई विशेष फर्क नहीं देखा कि उनको कोई एक्स्ट्रा एड ऑन बूस्ट मिला हो उनकी इम्यूनिटी के अंदर, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं। और हमारे पास भी ऐसे कोई रिपीटेड बूस्टर के एविडेंस नहीं आए हैं अभी तक कि जिसकी वजह से हम अपने हेल्थ केयर वर्कर या अदर जो कैटेगरी है जो ऑलरेडी ले चुके हैं 3rd बूस्टर, उनको फिर से एक और बूस्टर दें। तो फिलहाल अभी उसके ऊपर भी काम चल रहा है, जिस तरह से जो मुझे अभी एक इन्फॉर्मेशन मिली है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी अभी भी कैटेगरी ऐसी है, जैसा मैंने आपको बताया, उनके लिए पहले से जो हम ड्राइव कर रहे थे, अवेयरनेस की जिस तरह से ड्राइव कर रहे थे, वो मुझे लगता है उसको अभी फिर और बढ़ाने की जरूरत है, तब हम जो है बूस्टर कैंपेन को और स्पीड अप कर पाएंगे। जी, तो डॉक्टर पंडित, जो लोग अभी रह गए हैं जिन्होंने किसी भी वजह से बूस्टर नहीं लगवाया था, क्या तुरंत उन्हें ये बूस्टर ले लेना चाहिए?
सॉरी, सवाल मुझसे पूछा गया, आपकी आवाज पंडित, डॉक्टर पंडित, मैं पूछ रहा था, बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा, या तो कई बार आपको लगता है अब चीजें नॉर्मलाइज हो रही है तो आप आलस कर जाते हैं, कभी जैसे यहाँ पे कह रहे थे समीर भाटी साहब की, थोड़ा लोगों में कंफ्यूजन होता है, शक शुबा होता है, जो भी रीजन हो, लेकिन क्या नाउ दिस इज अ हाई टाइम, अगर बूस्टर नहीं लगाए तो तुरंत 24 घंटे के अंदर आप बूस्टर ले ले? देखिए, 24 घंटे के अंदर बूस्टर लेके ऐसे कुछ पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, बट यस, अगर आप वैक्सीनेशन को जो है पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते हो तो इस वक्त एडिशनल डोज के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आप जाके प्लीज एडिशनल डोज ले लीजिए। खासतौर से वो लोग जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, या जिन लोगों की इम्यूनिटी में कुछ प्रॉब्लम है, या ये हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, रीनल डिजीज हो, डायलिसिस हो, उन लोगों को जो है डेफिनेटली एडिशनल डोज जो है, बूस्टर डोज जो है लगवा लेना चाहिए। क्योंकि उससे हम ये तो जानते हैं कि हम इन्फेक्शन भले ही ना रोक पाए, पर अगर इन्फेक्शन आपको होता है तो भी वो माइल्ड इन्फेक्शन होगा, वो जो है आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। और यही जो है वैक्सीन का मूलभूत तत्व है। हम जो है इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लेते हैं, H1N1 का वैक्सीन लेते हैं, हम जानते हैं कि इससे जो है हमारे वैक्सीन से शायद हमको इन्फेक्शन ना हो, ऐसा नहीं होगा, शायद इन्फेक्शन होगा, पर इन्फेक्शन जब भी होगा तभी माइल्ड होगा। तो बस कोविड का भी यही है, अगर इन्फेक्शन हुआ भी आपको प्रिकॉशनरी डोज के बाद तो भी वो माइल्ड होगा, और उससे जो हमारी जो जान बच जाएगी, ये वैक्सीन जो है लाइफ सेव करेगी। क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल कम रह गया, डॉक्टर मलिक क्विकली, क्योंकि आप लोग ही कहते हैं कि अब ये वायरस हमारे बीच हमेशा रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, हो सकता है कि बस इसका जो ये विकराल रूप है धीरे धीरे हल्का पड़ जाए, सर्दी खांसी रह जाए, तो क्या अब इसकी कोई एक परमानेंट वैक्सीन भी हम आते हुए देखेंगे? जैसे बाकी वैक्सीन लेते हैं तो हर साल या 6 महीने जो भी पीरियड रहेगा आपको कोरोना का वैक्सीन लग रहा होगा? देखिए, इसके ऊपर शोध काफी चल रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसी वैक्सीन भी निकल आए जिसके अंदर की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बूस्टर्स के बीच में हो। लेकिन अगर हम पुराने एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत सारी वायरल इलनेसेस में, जैसे इन्फ्लुएंजा है जिसे हम फ्लू कहते हैं, जो स्वाइन फ्लू को भी प्रोटेक्ट करता है, ये वैक्सीन हमारे को हर साल देनी पड़ती है। तो इसके बारे में आने वाला समय ही बताएगा कि कोई ऐसी कारगर वैक्सीन आती है जो पूरी उम्र के लिए प्रोटेक्शन दे, लेकिन मुझे लगता नहीं है संभवतः इस तरह की कोई वैक्सीन आएगी। ऐसी जरूर आ सकती है कि ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ जाए। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जिनको भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है और उनको सेकेंड डोज को लगे हुए 6 महीने हो गए हैं, वो तुरंत, 24 घंटे नहीं, मैं डॉक्टर साहब से एग्री करता हूं, इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ, जितनी जल्दी हो सके आप अपनी वैक्सीन लेके अपने आप को प्रोटेक्शन रेंज में रखिए। क्यों? क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी उसकी प्रोटेक्शन जो है उसको समय लगता है, 4 से 6 हफ्ते लगते हैं इम्यूनिटी को डेवलप होने में। तो अगर किसी व्यक्ति ने अपने आप को बूस्टर से, खास करके अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या जो डायबिटिक या कार्डियक डिजीज वगैरह के पेशेंट्स हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप है, या जो बुजुर्ग वाले हैं 60 साल से ऊपर हैं, उनको बूस्टर डोज अगर नहीं लगी है तो वो जल्द से जल्द लगवा लें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि बूस्टर डोज केवल 50% व्यक्तियों को लगी है, तो 50% जिनको बूस्टर डोज नहीं लगी है वो अपनी प्रोटेक्शन ले लें। और उसके बाद ऑफ कोर्स सारी जितने भी तरीके हैं बचाव के, चाहे उसके अंदर रेस्पिरेटरी हाइजीन आ गई है, आपका मास्क आ गया, सोशल डिस्टेंसिंग आ गई है, इन सबको फॉलो करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, बिल्कुल। आई थिंक आज आप तीनों मेहमानों ने वैक्सीनेशन से रिलेटेड हर सवाल का जवाब दे दिया है, जो इस समय बड़ा मौजू भी है, इंपॉर्टेंट भी है। एंड आई होप कि हमारे सारे दर्शकों को क्लियर होगा कि किसको क्या करना है, कौन सी वैक्सीन लेनी है, लेजर लेनी है तो क्या करना है, बूस्टर है तो क्या करना है, और अगर बूस्टर भी लग चुका है तो क्या करना है। लेकिन एक बात तो कॉमन है भाई, अपना मास्क, अपना हैंड सैनिटाइजेशन, और बेकार की भीड़ भाड़ के इलाकों से थोड़े दिन अगर बच लिया जाए तो इससे बढ़िया उपाय और कुछ नहीं होगा। वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपना देख लीजिए, और अगर नहीं लिया बूस्टर तो तुरंत लगवाएं और अपने आप को बचाएं और उसे फैलने से भी रोकें। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।